आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्हें बहुत दिलचस्पी थी इस बात में कि अगर टेम्परेचर को चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बदलता है, क्या स्पीड कैसे मतलब बढ़ेगी या घटेगी, तो कैसे घटेगी। एक चीज तो हमने जान ली कि अगर 10 डिग्री का फर्क आता है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे डबल का फर्क आ जाता है, ठीक है, या तो आधा हो जाएगा या फिर डबल हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डबल, कम करोगे टेम्परेचर तो आधा। पर असल में अगर जानना हो उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हो तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है नहीं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला ही दे दिया, अच्छे से बहुत रिसर्च करी होगी तभी जाके दिया है। क्या बोला इन्होंने कि रेट कांस्टेंट जो कि के होता है बराबर होता है ए, ये आर्हेनियस कांस्टेंट है, ठीक है। ये वैल्यू जो है ना हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, आर्हेनियस कांस्टेंट ए मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ई क्या होता है आपका यूलर्स नंबर होता है ये, ठीक है। और इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा, एक्सपोनेंशियल चेंज को हम नापते हैं तो कैसे नापते हैं, उसके ई का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी तो नहीं सीखेंगे ये सब कुछ, आप आगे पढ़ सकते हैं इंटरेस्ट हो तो, वैसे जानना जरूरी है काफी। इसकी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये ई ए नई चीज कहा गई भाई, ये ई ए का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसे ए ई बोलना चाहिए था पर कोई बात नहीं, ये बोल रखा है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोल सकते हैं, अब सही हो गया, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिवाइडेड बाय आर टी। आर तो है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट और है टी आपका टेम्परेचर। टाइम नहीं है यहाँ पे, टी का मतलब है टेम्परेचर। बस ये फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूले में डाल के आप पता कर सकते हैं कि भाई टेम्परेचर को पहले से दूसरे टेम्परेचर पे ले गए आप, बदल दिया आपने टेम्परेचर, तो उससे रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। और जब आपको पता चल जाएगा कि रेट कांस्टेंट कैसे बदला तो पता लग जाएगा आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बदला। पता है क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जिसका ज्यादा होता है ना उसका रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होता है, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है उसका रेट कांस्टेंट भी कम होता है। तो रेट कांस्टेंट का बदलाव मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन का बदलाव। अब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आखिर है क्या चीज आखिर ये, उसके लिए देखिए आप ये समझिए कि कोई भी रिएक्शन जो है ना ऐसे नहीं हो जाती, उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जैसे कि ये सिंपल सा रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम और आयोडीन के 2 एटम दोनों मिलके एच बना लेते हैं। अब ये कैसे बना होगा सोचिए, इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे दे रखा है। पहले आपका जो है H2 और I2 आपस में जुड़ते हैं दोनों, ठीक है। जुड़ने के बाद एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, ठीक है। एक इंटरमीडिएट बोलिए या कॉम्प्लेक्स बोलिए, जो भी कहना चाहें आप उसको, वो बना लेते हैं, एक दूसरे के पास आकर जुड़ से जाते हैं। फिर जुड़ने के बाद देखते हैं कि एक दूसरे पे जो है ना ये HI आपस में ज्यादा स्टेबल है, I के मुकाबले और H के मुकाबले HI ज्यादा स्टेबल है। तो ये आखिर में ये बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और बन गया आपका प्रोडक्ट तैयार, ठीक है। तो ये होता है पूरा मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। वो सीधे सीधे ऐसे नहीं हो जाता, पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है या कहें तो इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनता है। और शुरू शुरू में उसे इंटरमीडिएट बनाने में कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी उसे कहां से मिलती है पता है? दो मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं ना, बहुत तेजी से टकराते हैं, तो उससे वो एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी का वो इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या कहें तो इंटरमीडिएट बनाने के लिए। देखिए यहां पर था पहले रिएक्टेंट, ठीक है, दोनों टकराए जोर से और एनर्जी निकली, उस एनर्जी से जो है ना उन्होंने इस्तेमाल करा उस एनर्जी का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर कहें तो इंटरमीडिएट बनाने के लिए। वो एक बार बन गया तो दोनों मिलकर जो है काफी स्टेबल हो जाते हैं और एनर्जी छोड़ते हैं अपने अंदर से, और छोड़ने के बाद काफी स्टेबल बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। बस ये होता है आपका पूरा मैकेनिज्म। अब इसके ऊपर देखिए, ये जो एनर्जी थी ना, एनर्जी जो उसे चाहिए थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या कहें तो इंटरमीडिएट बनाने के लिए, उसी एनर्जी को बोल देते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। और ये रहा, उसे दिखाते हैं आप ई से, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। अब आप देखिएगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है ना वो रिएक्शन काफी स्लो होता है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में उसे चाहिए एनर्जी। ज्यादा अमाउंट में एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा जोर से हिट करना पड़ेगा दोनों एटम्स को या फिर तीनों एटम्स को आपस में, तब जाकर जो है रिएक्शन हो सकती है। अगर जोर से हिट नहीं करेंगे तो रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए काफी स्लो होती है। जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होता है ना वो काफी हद तक फास्ट होते हैं रिएक्शन, क्योंकि हल्की स्पीड से भी टकराएंगे तब भी रिएक्शन पूरी हो जाएगी। और कह रहे हैं कि हर मॉलिक्यूल का जो है ना एनर्जी सेम नहीं होती। कुछ तो मॉलिक्यूल बहुत तेज भाग रहे होते हैं जो आराम से एक बार टकराएंगे तो बना देंगे प्रोडक्ट, पर सारे ऐसे नहीं होते। कुछ होते हैं काफी स्लो होते हैं, वो टकराते भी है ना तब भी प्रोडक्ट नहीं बनता उनका, क्योंकि बहुत हल्के से टकराते, इतनी एनर्जी निकलती ही नहीं कि आपका जो है कॉम्प्लेक्स बना सके। इसीलिए इसीलिए समझना गौर से, इसीलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, क्योंकि फिर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जोर जोर से टकराने लग जाते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया आपका। देखिए लिख भी रखा है मैंने, ये रहा रिएक्टेंट H2 और I2 और ये रहा प्रोडक्ट बन के HI तैयार, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं ये देखिए, ग्राफ देखिए, इसे देखकर जो है पहले तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा फिर बहुत ही आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है ये।
बोल रहे हैं कि कुछ जो है आपके रिएक्टेंट जो है ना उसके अंदर कुछ तो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ही कम एनर्जी होगी जिसके अंदर वो आपस में टकराएंगे भी ना तब भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, ठीक है। तो कुछ ऐसे रहेंगे आपके पास रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स, जबकि कुछ होंगे बहुत हाई एनर्जी वाले कि बहुत तेजी से भाग रहे होंगे, कभी भी किसी से टकरा गए तो रिएक्शन होनी होनी है वहां पे, ठीक है, तो बना ही देंगे प्रोडक्ट। जबकि ज्यादातर ऐसे होंगे जो कि एवरेज से होंगे, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा हल्के, इनमें कुछ की रिएक्शन हो जाएगी तो कुछ की नहीं होगी। अब ये चीज आप सोचिए आपकी क्लास में भी तो लागू होता है, आपकी क्लास में जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि बिल्कुल डल होंगे, जिनके 0 नंबर आते होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जिनके जो है 99 100 ऐसे मार्क्स आते हैं। पर ज्यादातर की कैटेगरी कुछ 60 70 80 ऐसे बैठती होगी, ठीक है, ज्यादातर बीच में होंगे मीडियोकर से। तो यही है कि ज्यादातर जो है ना आपके मॉलिक्यूल्स मीडियोकर टाइप के होते हैं, ना ज्यादा एनर्जी बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम एनर्जी, मीडियम से कुछ लिख भी रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने जूम कर दूं थोड़ा सा, देखिए क्या लिख रखा है मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद लो काइनेटिक एनर्जी, बहुत स्लो स्लो स्पीड से दौड़ते हैं, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी ये भी थोड़े से ही पाए जाते हैं जो कि बहुत तेज दौड़ते हैं, ज्यादातर जो है कुछ बीच में आते हैं, ठीक है। ये आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कुछ यहाँ पर रहती है, बहुत ज्यादा नहीं ना बहुत कम भी। ये चीज मैंने यहाँ पे समझा रखा है अच्छे से, ठीक है, ये जो हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे ये चीज बताई है मैंने। अब देखिए अगले वाले ग्राफ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बोल रहे हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सोचिएगा गौर से, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हायर रेंज में जो था ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी पहले से, समझिएगा, बढ़ जाएंगे वो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। पहले मान लिए कि 1 लाख मॉलिक्यूल्स थे ऐसे जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी थी, तो अब 2 लाख 3 लाख 4 लाख हो जाएंगे वो बढ़ के, क्योंकि ज्यादातर को आप एनर्जी दिए जा रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहे हैं ना आप वहां पे, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना। और जो आपके शुरू शुरू में थे बहुत ऐसे जो थे जिनके पास बहुत कम एनर्जी है, ऐसे बहुत ही कम रह जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो देखिए पहले तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा ऊपर से उठा हुआ, ऊपर से घूम के आता हुआ, फिर बाद में नीचे हो गया, ये नीचे हो गया, इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा। अब देखिए हायर साइड में जाने लग गए ज्यादातर मॉलिक्यूल्स आगे की साइड में, और समझिएगा इस पैराग्राफ को, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और देखिए ये स्लोप नीचे आया ना, इसका ये मतलब है कि जो बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे उनकी संख्या कम हो गई है, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे उनकी संख्या बढ़ गई है। और ये दोनों संख्या जो है यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्ट आया है, साथ में यहाँ से भी कुछ शिफ्ट आया आगे की तरफ, ठीक है। जो एवरेज वाले थे वो भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गए, इसलिए एवरेज जो है आपका थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो गया है। पहले यहाँ का एवरेज था, अब ये एवरेज थोड़ा इस साइड को आ गया है आगे बढ़ के। अब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जी के हैं थोड़े से, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लाइन और ज्यादा ऐसे होती चली जाएगी, और ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाते ना तो आपका कुछ ये इस तरह का दिखता, देखिए इस तरह का दिखता अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते तो। ज्यादातर जो है लगभग ज्यादातर जो है सारे ही उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती, ज्यादा स्पीड से टकराते और बनाकर सारे के सारे प्रोडक्ट बना लेते हैं आपके, ठीक है। सारे तो नहीं बना पाते, कुछ कुछ रह ही जाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो थोड़े से एटम्स रह ही जाते हैं, वो करते ही नहीं रिएक्शन। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पता है, कह रहे हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर ना, आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर ये वाली जो टर्म थी e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, तो इसका मतलब है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी इतनी है, कम से कम इतनी एनर्जी तो है कि वो रिएक्शन कर कर प्रोडक्ट बना जाए, उसको लिखा गया है यहाँ पे e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। ये नंबर जितना बड़ा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपका रिएक्शन करने के लिए तैयार होंगे। और देखिए ये वाला जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन बोल रहा हूँ, इक्वेशन जो थी, इसे जब हम सॉल्व करेंगे ना आगे तक, इसके जो है दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, आगे जाते हैं जरा सा, ये तो बस एक्टिवेशन एनर्जी को समझाने का तरीका था यहाँ तक। अब देखिए इस तरफ जो है ना दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। नेचुरल लॉग के बराबर ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय, मतलब माइनस में ये डिवाइडेड बाय आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए, इसको और ज्यादा सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद इस तरीके का कुछ आएगा, और ज्यादा सॉल्व करने के बाद, पहले ये समझा देता हूँ आपको, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जो है ये नेचुरल लॉग को हटाकर लॉग 10 वाला जब हम ले लेंगे ना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, वो हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल ऐसे ही समझ लेते हैं इस चीज को कि ये जो है ना इक्वेशन आपको क्या बता रही है अभी, इसको और ज्यादा हम समझने वाले हैं अच्छे से, पर अभी समझिए कि क्या बता रहा है आपको। ये बता रहा है कि अगर आपके पास कोई सा रिएक्टेंट है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है इतना, समझ गए, टेम्परेचर है कुछ कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है टी जितना मान लो, और उसका एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन का ई ए जितना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है वो रख दो, तो आपका जो है रेट कांस्टेंट के जो है उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ के इसके बराबर आ जाएगा,
नेचुरल लॉग को हटाने का आपको एंटी लॉग लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको के की वैल्यू पता लग जाएगी। अल्टीमेटली ये पता लगा था हमें इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन से एक बहुत अच्छी चीज हम निकाल सकते हैं, पता है क्या? आप मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है ना, इसका जो है रेट कांस्टेंट है K1, ठीक है। हमने यहाँ पे T1 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया K1, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है किसी भी एक रिएक्शन के लिए ना, एक्टिवेशन एनर्जी तो उतनी की उतनी रहती है, ठीक है। अनलेस कि आप उसके अंदर कैटलिस्ट डाल दें तो उसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं, पर नॉर्मली एक्टिवेशन एनर्जी जैसे के तैसे रहती है, उसे आप चेंज नहीं करते। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें, कोई भी नया टेम्परेचर आप ले आए, तो उसके बाद के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। समझिएगा, पहले जो रेट था रिएक्शन का, अब वो नहीं रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। यही तो पूरा का पूरा मकसद है, यही तो हमने सीखा है शुरू से एंड तक, कि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट भी बदल जाता है। तो इसलिए जब हम टेम्परेचर को T2 कर देंगे तो अपने आप ही रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो जाएगा। अब देखिए दो चीजें हमें पता चली कि अगर टेम्परेचर T1 है तो उसका रेट कांस्टेंट K1 के बराबर होता है, अगर टेम्परेचर T2 है तो उसका रेट कांस्टेंट T2 के बराबर होता है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता लगेगा, एक दूसरे को आपस में जो है ना हम माइनस कर देते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। माइनस कर दिए, डिवाइड कर दिए, दोनों से आपको एक जो है ना फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा, आपस में एक दूसरे का रिलेशन मिल जाएगा इससे आपको। यहाँ पे देखिए, जब हमने इन्हें सॉल्व करा, ठीक है, आपस में माइनस कर दिया हमने, और माइनस करने के बाद एक आपस में रिलेशन निकाल ली, पता है क्या? लॉग ऑफ K2/K1। अब ये नेचुरल लॉग नहीं बचा, ये नॉर्मल वाला लॉग बच गया ये, ठीक है। 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। तो अब ये लॉग K2/K1 बराबर होता है EA, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, डिवाइडेड बाय 2.303, R का मतलब रेट वर्क कांस्टेंट, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। T2 है जो टेम्परेचर चेंज हो चुका है, T1 जो पहले टेम्परेचर था, ठीक है। और नीचे आपको वही चीज लिखी हुई है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी भी रिएक्शन पे पहले इतना टेम्परेचर था, ठीक है, और इतना रेट कांस्टेंट था उसका उस टाइम पे, तो बताइए अगर टेम्परेचर में इतना बदल दूं तो नया रेट कांस्टेंट कितना निकलेगा? रेट कांस्टेंट पहले से ज्यादा होगा या कम होगा? रेट कांस्टेंट से हमें बहुत फर्क पड़ता है। रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी, रेट कांस्टेंट कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका रेट कांस्टेंट को जानना। समझ गए आप क्या इसका मकसद है अल्टीमेटली? तो इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बताइए कि पहले था K1 इतना, अब उस टाइम पे था टेम्परेचर इतना, T1 जितना। बताइए कि अगर टेम्परेचर में इतना बढ़ा दूं, T2 जितना कर दूं, ठीक है, पहले 50 था मान लो 100 कर दूं, तो इस टाइम पे नया रेट कांस्टेंट कितना होगा ये पूछ लेगा। या फिर चारों में से कोई भी एक चीज छोड़ देगा, बाकी तीन बता देगा आपको इतना है, कि बोला चौथा निकाल लो, आप इसमें से आप निकाल लोगे, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जब टेम्परेचर बदलता है ना T1 से T2 तक, तब जो है रेट कांस्टेंट भी K1 से K2 पे बदल जाता है, बदलना भी चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बता रखे हैं जो कर लिएगा, बहुत आसान होते हैं।